नमस्कार दोस्तों एक तरफ कांग्रेस उस विचारधारा से लड़ रही है जो आजादी के पूरे संघर्ष और देश के मौजूदा स्वरूप को ही नहीं मानती है। लेकिन देश की सत्ता पिछले 11 बरस से उसी विचारधारा से निकली बीजेपी और उसके प्रचारक नरेंद्र देश के हाथों में है। दूसरी ओर कांग्रेस को खुद की पुरानी पहचान भी हासिल करनी है दोस्तों। इसके लिए कांग्रेस को अपने भीतर यानी अपने संगठन में भी जूझना पड़ रहा है और तीसरी जंग उन सहयोगी दलों से भी लड़नी पड़ रही है जो कहने को तो साथी हैं लेकिन अपनी अपनी लोकल पॉलिटिक्स और निजी नफे नुकसान में उलझे रहते हैं और किसी भी हार के वक्त एक सुर से कांग्रेस को ही घेरने लगते हैं। ये ऐसे दल और उनके नेता हैं जो राजनीतिक मोर्चा बनाते वक्त तो कांग्रेस के सामने अपना अपना दम भरते हैं, लेकिन सत्ता हाथ नहीं आती तो कांग्रेस को बड़ा भाई बताकर सारी नाकामी कांग्रेस के कंधे पर डालने की कोशिश करते हैं। दिल्ली इसका सबसे ताजा उदाहरण है। उद्धव सेना के सेनापति संजय राउत अरविंद केजरीवाल की हार के लिए सीधे सीधे कांग्रेस और राहुल गांधी को कसूरवार ठहराते हैं। पिछले दिनों उद्धव ठाकरे के बेटे और शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे दिल्ली आकर राहुल गांधी से भी मिले और केजरीवाल से भी। उन्होंने बाकायदा मीडिया के सामने इंडिया गठबंधन को एकजुट रखने की मंशा जाहिर की, लेकिन आदित्य ठाकरे ने अपनी मुलाकातों को लेकर जो बातें संजय राउत से डिस्कस की, उनको लेकर अब संजय राउत कांग्रेस पर हमलावर हैं। आदित्य ठाकरे और केजरीवाल की मुलाकात का ब्यौरा आज के संजय अपनी समझ के मुताबिक देते हैं। उनके मुताबिक हरियाणा चुनाव में कांग्रेस ने केजरीवाल को एडजस्ट नहीं किया तो दिल्ली में केजरीवाल ने कांग्रेस को एडजस्ट नहीं किया। हरियाणा चुनाव के शुरुआती दौर में केजरीवाल जेल थे लेकिन कांग्रेस से गठबंधन करना चाहते थे। कांग्रेस को 14 सीटों की लिस्ट भी दी गई थी। राहुल गांधी ने 6 सीटें देने की बात कही, केजरीवाल ने उसे मान लिया और राघव चड्ढा केसी वेणुगोपाल से मिले। वेणुगोपाल बोले 6 नहीं 4 सीटें दे पाएंगे, आप हरियाणा प्रभारी दीपक बावरिया से मिल लो। केजरीवाल 4 सीटों पर भी राजी थे। फिर राघव चड्ढा बावरिया से मिले तो उन्होंने कहा कि सिर्फ 2 सीट पर ही एडजस्ट कर सकते हैं। केजरीवाल इस पर भी तैयार हो गए तो राघव चड्ढा फाइनली भूपेंद्र हुड्डा से मिले। उनकी मुलाकात हुई। हुड्डा साहब ने आम आदमी पार्टी को ऐसी 2 सीट ऑफर कर दी जो बीजेपी का गढ़ थी, जहां आम आदमी पार्टी की हार तय थी। ये पूरी कहानी जो संजय राउत ने सामना में लिखी है वो कहानी ही नजर आती है। कांग्रेस भी इसे झूठ और बकवास बता रही है। संजय राउत की पहचान भी कुछ ऐसी ही बड़बोले नेता जैसी है, लेकिन ये बानगी है दोस्तों उन दलों की और उनके नेताओं की जो खुद को कांग्रेस का सहयोगी मानते हैं। दिल्ली चुनाव के नतीजे से एक दिन पहले यही संजय राउत दिल्ली में राहुल गांधी के बगल में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और राहुल गांधी हमारे नेता कह रहे थे। अभी भी आदित्य ठाकरे दिल्ली में एकजुटता की बात करते हैं और मुंबई में संजय राउत कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं। इंडिया गठबंधन में संजय राउत ऐसे और भी नेता हैं, लेकिन कांग्रेस की असल समस्या वो नेता नहीं, अपना खुद का संगठन और अपने नेता हैं। दिल्ली चुनाव में हार से पहले महाराष्ट्र और हरियाणा की जीती हुई बाजी भी कांग्रेस के हाथ से निकल गई। उसी वक्त से राहुल गांधी संगठन में बदलाव चाहते थे। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से उन्होंने सख्त फैसले लेने की भी बोल दिया। वो बदलाव भी 4 दिन पहले हुआ, लेकिन इस बदलाव पर भी सवाल खड़े होते हैं। कांग्रेस नेता ही सवाल उठा रहे हैं दोस्तों। ठहरे हुए पानी में कंकड़ मारने से जो थोड़ी हलचल होती है और कुछ देर बाद वो हलचल भी शांत हो जाती है, सब कुछ पहले जैसा सेट हो जाता है। क्या कांग्रेस में किए गए कुछ बदलाव ऐसी ही हलचल हैं जो कुछ समय के बाद में सब कुछ पहले की तरह सेट हो जाने वाला है? ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है दोस्तों क्योंकि कांग्रेस के विपक्ष में जो खड़े हैं उनकी हलचल बहुत तेज है। वो तो राजनीति ही नहीं पूरे देश को मथना चाहते हैं। बीजेपी और आरएसएस की उसी सोच उसी विचारधारा से लड़ने की बात तो राहुल गांधी करते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं, लेकिन राहुल गांधी या खड़गे की बातें समाज से पहले उनकी अपनी पार्टी में कितनी गहराई तक पहुंच रही है
उनके अपने नेता कितनी गंभीरता से समझ पा रहे हैं, यह देखना बहुत जरूरी है। भारत के संसदीय लोकतंत्र में मौजूदा सत्ता का जब एक ही पैमाना हो गया है कि चुनाव जीत ही सब कुछ तय करती है, तो फिर इस पैमाने पर कांग्रेस कहां खड़ी है और क्यों खड़ी है? इन दो सवालों के जवाब राहुल गांधी को पता है। शायद इसीलिए संगठन से ज्यादा अब वो जनता पर ही भरोसा किए बैठे हैं। शायद इसलिए चुनावी राज्य बिहार में राहुल गांधी 20 दिन में 2 बार जाते हैं, लेकिन सिविल सोसाइटी के कार्यक्रम में, अपनी पार्टी के नहीं। और पटना जाकर भी वो कांग्रेस संगठन के साथ कोई चर्चा नहीं करते, कोई रणनीति नहीं बनाते। क्या राहुल गांधी बिहार को लेकर कुछ खास तैयारी कर रहे हैं क्या? क्या बिहार में कांग्रेस संगठन को लेकर कोई बड़ी प्लानिंग की जा रही है? फिलहाल मल्लिकार्जुन खड़गे ने देश भर में कांग्रेस के ठहरे हुए संगठन में थोड़ी हलचल पैदा कर दी है। कई महासचिव और राज्यों के प्रभारी बदले गए। इनमें पंजाब, कश्मीर, ओडिशा, मध्य प्रदेश, हरियाणा और नॉर्थ ईस्ट के राज्य शामिल हैं। कई प्रभारियों की छुट्टी कर दी गई। इनमें हरियाणा प्रभारी दीपक बाबरिया और गांधी परिवार के बेहद करीबी हिमाचल के प्रभारी राजीव शुक्ला भी शामिल हैं। और भी कुछ बड़े नाम हैं, लेकिन इन बदलावों से कांग्रेस को कुछ हासिल भी होगा, यह सिर्फ कॉस्मेटिक चेंज है। इनकी पड़ताल हम सैंपल के तौर पर बिहार को लेकर ही करेंगे, क्योंकि बिहार में चुनाव होना है। बिहार में कृष्ण अल्लावरू को कांग्रेस प्रभारी बनाया गया है। बिहार में चुनाव होने में सिर्फ 8 महीने बाकी हैं। तय समय से पहले भी चुनाव होने की आशंका है, यानी समय काफी कम है। लेकिन आज तक किसी मुद्दे पर बिहार में कांग्रेस का बड़ा आंदोलन आपको दिखाई तो क्या, सुनाई भी नहीं दिया होगा। छात्र आंदोलन में भी प्रशांत किशोर ही फुल एक्टिव नजर आए। हालांकि कुछ लोग इसे बीजेपी की एक रणनीति के तौर पर भी देखते हैं, लेकिन बीजेपी अगर प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी के साथ मिलकर कोई सियासी चाल चल भी रही है, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। इसकी ज्यादा फिक्र बीजेपी के सहयोगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को करनी चाहिए। सवाल तो यह है कि क्या कांग्रेस क्या कर रही है, जबकि राहुल गांधी के लिए छात्र और युवा तबका सबसे अहम है। दोस्तों, पटना दौर में भी राहुल गांधी पार्टी के स्टेट यूनिट को जानकारी दिए बगैर छात्रों से मिलने पहुंच गए थे। छात्र आंदोलन या ऐसे किसी भी स्थानीय मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाने के लिए कांग्रेस को ग्रास रूट लेवल पर लोगों से जोड़ने के लिए क्या किसी प्रभारी की जरूरत है? प्रदेश अध्यक्ष और तमाम डिस्ट्रिक्ट के प्रमुख अपने अपने जिलों को लेकर ऐसी कोई रणनीति क्यों नहीं बना सकते? ये बात सिर्फ बिहार नहीं, कांग्रेस को लेकर पूरे देश में नजर आती है। उत्तर प्रदेश में जब अजय कुमार लल्लू प्रदेश अध्यक्ष थे, तो उस वक्त अक्सर उनके धरने प्रदर्शन, पुलिस से हाथापाई की तस्वीरें आती रहती थी और कांग्रेस कम से कम चर्चा में तो बनी रहती थी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि संघर्ष और आंदोलन के लंबे इतिहास को संजोए रखने वाले कांग्रेसियों ने वो रास्ता बिल्कुल छोड़ दिया है। अब सब कुछ खास लोगों के इर्द गिर्द चक्कर काटकर और उन्हें साध कर कांग्रेसी बड़े नेता और पदाधिकारी बनते रहते हैं। संघर्ष की सारी जिम्मेदारी ऐसा लगता है कि सिर्फ राहुल गांधी के अपने कंधों पर उठा रखी है। जनता के बीच बने रहकर, जनता से जुड़े मुद्दों को उठाकर कांग्रेस को राजनीतिक रूप से सक्रिय रखना तो दूर, कई राज्यों में चुनाव बीत जाने के बाद भी हर जिले और हर शहर में संगठन तक मौजूद नहीं है। क्या देश की सबसे पुरानी पार्टी, जिसने 60-65 साल देश की सत्ता संभाली है, उस कांग्रेस के लिए यह शर्म की बात नहीं है? ये बात राहुल गांधी के लिए भी बड़ी फिक्र की बात होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि 2014 में केंद्र की सत्ता से बाहर होने के बाद संगठन में नया जोश भरने के लिए राहुल गांधी ने खुद कांग्रेस और यूथ कांग्रेस में नेताओं से सीधे मुलाकात करके उनके इंटरव्यूज लेकर उनकी भर्ती की थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि वो नेता भी धीरे धीरे हाशिए पर चले गए, या फिर वो निष्क्रिय हो गए, या पार्टी ही छोड़कर चले गए? आज भी बदलाव का एक कंकड़ फेंकने से बात बन पाएगी कि नहीं, ये आपको देखना पड़ेगा। कांग्रेस में इस फेरबदल से पहले दिल्ली चुनाव में लगातार तीसरी बार शून्य की हैट्रिक लगाई थी। दिल्ली के बाद सारा फोकस और कांग्रेस को लेकर सारे सवाल बिहार चुनाव से जुड़ गए हैं।
कटिहार से कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने दिल्ली की हार के बाद बेहद तीखे सवाल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सीधे शीर्ष नेतृत्व से कर डाले थे कि क्या कांग्रेस को अपनी राजनीति को स्पष्ट करने की जरूरत है। उन्हें तय करना होगा कि वे गठबंधन की राजनीति करेंगे या अकेले चलेंगे। इसके साथ ही संगठन में मूलभूत परिवर्तन का सवाल भी उठाया था। तारिक अनवर ने यह बात सार्वजनिक मंच से उठाई, जबकि ऐसी बातें पार्टी मंच पर करना ही बेहतर माना जाता है। लेकिन राजनीतिक दल का अंदरूनी लोकतंत्र अब इकलौते कांग्रेस में ही बचा नजर आता है, जो कांग्रेस की खूबसूरती भी है और विपक्ष के लिए राजनीति करने का एक हथियार भी। बहरहाल तारिक अनवर के उन सवालों के बाद ही कांग्रेस में बड़ा फेरबदल भी दिखा। लेकिन उन्हीं कांग्रेस सांसद ने फिर एक्स पर यह लिख दिया कि कांग्रेस पार्टी आलाकमान ने संज्ञान तो लिया, लेकिन उन्हें और सख्त फैसले लेने की जरूरत है। और सख्त फैसले आखिर क्या हैं? तारिक अनवर का ट्वीट सिर्फ बिहार के संदर्भ में भी समझा जा सकता है और पूरे देश के संदर्भ में भी। बिहार का संदर्भ इसलिए लेते हैं हम कि आज उसी को हमने सैंपल के तौर पर रखा है दोस्तों। साथ ही बिहार में ही चुनाव होना है। बिहार का प्रभारी तो बदल दिया गया, लेकिन सांसद तारिक अनवर क्या उसे काफी नहीं मानते? बिहार से कांग्रेस के सिर्फ 3 सांसद जीते हैं। कटिहार के तारिक अनवर उनमें से एक हैं, तो उनकी बात को नजरअंदाज भी नहीं किया जाना चाहिए। बहुत पुराने नेता और कांग्रेसी हैं। क्या उनका इशारा बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह को लेकर है? क्या उनका इशारा बिहार प्रदेश अध्यक्ष से भी आगे दिल्ली में बैठे अखिलेश प्रसाद के राजनीतिक आकाओं की ओर है? बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद करीब 2 साल में पूरी तरह से प्रदेश कार्य समिति नहीं तैयार कर सके हैं और लोकसभा चुनाव निकल गया, विधानसभा चुनाव आ गया। लोकसभा में वो दिल्ली तक अपने जोड़ जुड़ाव से अपने बेटे आकाश सिंह को महाराजगंज से टिकट तो दिला के ले गए थे, लेकिन जिता नहीं पाए दोस्तों। शायद यही सब देखते हुए प्रभारी मोहन प्रकाश की छुट्टी तो हो गई, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष को लेकर सस्पेंस बरकरार है। वैसे चर्चा है कि बिहार में दलित वर्ग से जुड़े किसी नेता को प्रदेश अध्यक्ष पद की कमान कांग्रेस दे सकती है। प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर जातीय समीकरण का सवाल भी बिहार में सबसे ज्यादा अहम है। और राहुल गांधी पूरे देश में जिस राजनीतिक लकीर को खींच रहे हैं, उसकी धुरी तो बिहार में ही है। इस राजनीति में भी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष फॉल इन लाइन नहीं, आउट ऑफ लाइन नजर आते हैं दोस्तों। यानी कांग्रेस में बदलाव की जो मामूली हलचल हुई है, उसे सही मायने में अभी अंजाम तक पहुंचना बाकी है। आखिर कार्यकर्ता तक पहुंचना भी बाकी है दोस्तों। लेकिन राहुल गांधी और खड़गे साहब तो वक्त का ख्याल भी रखना है और बदलाव की कमान दिल्ली में किन हाथों में है, उस पर भी नजर रखनी है, क्योंकि बिहार चुनाव तो आ ही गया, बंगाल भी अब दूर नहीं है, ज्यादा दूर तो उत्तर प्रदेश के चुनाव भी नहीं है। अगर कांग्रेस अब भी पूरी तरह मुस्तैद नहीं हुई तो सिर्फ सत्ता ही नहीं, पूरी विरासत खतरे में आने का अंदेशा उसे खुद भी दिख रहा है दोस्तों। काफी हलचल होने वाली है, क्योंकि 3 लगातार चुनाव अब कांग्रेस के सर पर हैं और क्या उनका संगठन इन चुनावों में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे, इसी उधेड़-बुन में राहुल गांधी नजर आते हैं। तो फिलहाल इन खबरों में अभी इतना ही दोस्तों। आपको ये जानकारी, खबर कैसी लगी, इसके बारे में अपने विचार कमेंट्स के रूप में दीजिए। इस लिंक को शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि और भी अच्छी जानकारी और पॉलिटिक्स को जानने वाले और पॉलिटिक्स को जानना चाहने वाले, हमेशा उनके लिए इस चैनल पर खबर आपको मिलती रहेगी। फिलहाल अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों एक्सक्लूसिव खबर को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपसे रोज मुलाकात करते रहें। नमस्कार।